हाय, मेरा नाम है रवि टुकराल एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू क्रैक डीएससी एंट्रेंस एग्जाम विदाउट कोचिंग। तो इस वीडियो में मेरा एजेंडा रहेगा, पहले मैं आपको अपना सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताऊंगा। तो डीएससी में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और गेम थ्योरी। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ई रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं और आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा मैं उन सब्जेक्ट्स का आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन माई असेसमेंट ऑफ पास्ट ईयर्स। और फिर मैं आपके साथ कुछ पास्ट ईयर प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। और एट द एंड मैं आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताऊंगा, इंक्लूडिंग हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड हाउ टू डील विद सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हर साल एटलीस्ट 30% क्वेश्चन के साथ आता है डीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो और कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अपने पार्ट में तो आएंगे ही, बट सिमिलर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आते हैं। तो जो ऑप्टिमाइजेशन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैक्रो में भी आएंगे और आपको वहां भी ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको माइक्रो स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उसके लिए आपको आईसी कैसे ड्रॉ करना है ये आना चाहिए। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं टू डिराइव हिक्शियन एंड मार्शलियन डिमांड फंक्शंस। एक फेवरेट क्वेश्चन है, एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है डीएससी का, दैट्स अबाउट लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस, जो बहुत सारे डीयू के अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस। उसके अलावा आप एक्सपेक्ट करते हो कर सकते हो क्वेश्चंस फ्रॉम मोनोपली। और एक हॉट मोस्ट टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम। इससे हमेशा हर साल आपको 3 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं डीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको ये तो करना ही करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके लिए एक यूट्यूब चैनल है, ओपन हो रहा है ये, या तो मिस्टर अमित गोयल का यूट्यूब चैनल है जिसमें एक जनरल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर सीरीज है। तो इस ये प्रॉपरली डिजाइंड है डीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो पेरेटो एफिशिएंसी, उसके डिफरेंट केसेस, दैट मींस सब्स्टिट्यूट का केस, कॉम्प्लीमेंट्स का केस, दोनों का मिक्स केस, लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस का केस, और कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। तो 2 क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं पेरेटो एफिशिएंसी से और 2 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम से। और कभी कभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है। तो टोटल 5 क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कमिंग बैक, और इसके अलावा एक टॉपिक है, वो है लॉन्ग एंड शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। तो ये आप इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे भी क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आते रहे हैं। तो और ये सारे टॉपिक्स आप ऑसबॉर्न इकोनॉमिक ट्यूटोरियल्स पे भी देख सकते हो। इसका लिंक मैंने अपनी पीपीटी में डाला हुआ है। तो ऑसबॉर्न एक गेम थ्योरी के फेमस ऑथर हैं। उन्होंने अपने ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रखे हैं अपनी वेबसाइट पर। आप यहाँ पर क्वेश्चंस, आप यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स देख सकते हो, प्रोड्यूसर थ्योरी से रिलेटेड, कॉस्ट फंक्शंस, इवन जनरल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो इन्होंने ये लॉन्ग एंड शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस, तो इन्होंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाया भी हुआ है और एग्जाम्पल्स भी डाले हुए हैं। तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफी सारे टॉपिक्स यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको और टॉपिक्स भी दिखा देता हूँ जिन्होंने अपलोड कर रखे हैं। मोनोपली भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ओलिगोपोली, ये गेम थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हैं, कुर्नो मॉडल, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। कमिंग बैक, तो बुक्स कौन सी रेफर करनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग करना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ सकते हो। डीयू की जो अंडरग्रेड की रेफरेंस बुक है वो है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो आपको करनी ही है टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद एक लिटिल बिट हायर लेवल है आपके पास, वो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बाय निकोलसन एंड स्नाइडर। तो इससे आप इसके चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 15 तक के चैप्टर्स आपको रेफर करने हैं। तो मोनोपली इसमें अच्छा दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो।
इसके अलावा मेरी एक फेवरेट बुक है, ये ग्रेजुएट लेवल बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अगेन बाय हॉल वेरियन। ये बुक ग्रेजुएट लेवल बुक है, लेकिन इसमें से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं डीएससी में, तो इसके जो चैप्टर एंड के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक को रेफर कर सकते हो, और इसके सॉल्यूशंस भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इवन इन तीनों बुक्स की पीडीएफ भी आपको ऑनलाइन फ्रीली मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस का। तो ये क्वेश्चन है डीएससी 2017 एंट्रेंस एग्जाम का। तो क्वेश्चन इज पर्सन ए लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर्स गुड एक्स टू गुड वाई। तो डीएससी कभी भी आपको कुछ ये जार्गन्स, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको पहले से आता होगा। हमेशा अगर कुछ वो अगर नया कॉन्सेप्ट या नया वर्ड अगर आपके सामने इंट्रोड्यूस करता है तो उसको प्रॉपरली डिफाइन भी करता है। ये इट नेवर एक्सपेक्ट्स कि आपको वो पहले से आता होगा, तो इसने आगे आपको डिफाइन भी किया है। तो व्हेन कंपेयरिंग टू बंडल्स ऑफ एक्स एंड वाई, शी स्ट्रिक्टली प्रेफर्स द बंडल दैट हैज मोर ऑफ गुड एक्स। If the bundles have equal amounts of good X, then she strictly prefers the bundle that has more of good Y. तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस, इसे हम डिक्शनरी ऑर्डर प्रेफरेंसेस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है X इज लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर्ड टू Y। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज बंडल A है 5, 3, जहां पर 5 इज द यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 3 इज द यूनिट्स ऑफ गुड वाई। बंडल बी है लेट्स से 4, 6। तो अगर एक्स लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर्ड है वाई को, तो इस केस में आप ये जो इंडिविजुअल है जिसकी ऐसी प्रेफरेंसेस हैं वो सबसे पहले एक्स कंपेयर करेगा दोनों बंडल्स का। तो यहां पर बंडल ए में एक्स की यूनिट्स ज्यादा है बंडल बी से, तो वो डायरेक्टली बंडल ए को प्रेफर करेगा, वो वाई को देखेगा भी नहीं। और अगर मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, लेट्स से बंडल ए है 5,3 और बंडल बी है 5,6। तो अगेन वो पहले एक्स की यूनिट्स चेक करेगा दोनों बंडल्स की। इस बार दोनों की एक्स यूनिट सेम है, अब वो वाई की तरफ जाएगा और वाई जब वो कंपेयर करेगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर बंडल ए में 3 है और बंडल बी में 6 यूनिट्स है वाई की। तो अब वो प्रेफर करेगा बंडल बी रादर देन बंडल ए। तो सबसे पहले वो देखेगा गुड एक्स, अगर उसकी ज्यादा यूनिट्स हुई तो डायरेक्टली उसी को प्रेफर कर लेगा। बट अगर दोनों बंडल्स में गुड एक्स की यूनिट सेम हुई तो वो वाई की तरफ जाएगा, वाई कंपेयर करेगा और वहां चेक करेगा कि वाई जिसका ज्यादा होगा वो उस बंडल को प्रेफर करेगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन है पर्सन ए की लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस हैं, ही प्रेफर्स गुड एक्स टू गुड वाई, जो हमने समझ लिया है। फाइनली क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए यानी इंडिविजुअल ए इन एक्स वाई स्पेस। एक्स वाई स्पेस मतलब कमोडिटी स्पेस। इसकी बात हो रही है एक्स वाई स्पेस की, जहां पे यहाँ एक्स की यूनिट्स हैं और यहाँ पर वाई की यूनिट्स हैं। तो ये देखते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व हमें पता है, इंडिफरेंस कर्व वो सारे बंडल्स का एक कर्व है जहां पर उन सब बंडल से हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती है। तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक बंडल लिया है 3, 1। तो अब मुझे एक ऐसा बंडल चाहिए बी सच दैट कि ये इंडिविजुअल बंडल ए में और बंडल बी में इनडिफरेंट हो जाए। तो चेक करते हैं ऐसा कौन सा बंडल हो सकता है। लेट्स मूव अ बिट टू द राइट। मैं बंडल ले लेता हूं 4,1। बट क्योंकि ये इंडिविजुअल लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर करता है गुड एक्स को टू गुड वाई, तो वो जब कंपेयर करेगा तो ही विल सी कि एक्स की यूनिट्स बंडल बी में ज्यादा है, तो ही विल स्ट्रिक्टली प्रेफर बंडल बी टू बंडल ए। तो दैट मीन्स 3, 1 और 4, 1 एक आईसी पर नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों बंडल से हमें डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती है। एक काम करते हैं, लेट्स मूव अ बिट टू द लेफ्ट। तो अगर मैं बंडल लेता हूं लेट्स से सी 2,1, तो अब जब वो सी और ए को कंपेयर करेगा अगेन ही विल सी
ही विल सी कि गुड एक्स किस में ज्यादा है। तो गुड एक्स इस बार बंडल ए में ज्यादा है, क्योंकि सी में है 2, ए में है 3, तो ही विल स्ट्रिक्टली प्रेफर बंडल ए टू बंडल सी। तो इसका मतलब 2 1 भी, 2 1 और 3 1 भी एक साथ एक आईसी पर नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों उसे डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, लेट्स मूव अ बिट अपसाइड। तो अब मैं 3 1 को कंपेयर करने वाला हूं 3 2 से। इस पॉइंट की बात हो रही है अब 3 2, ये वाला बंडल था 3 1। तो अब मैं ऊपर की तरफ गया हूं एक्स वाई स्पेस में। अब जब वो इस बंडल को कंपेयर करेगा, इस बंडल का नाम मैंने दिया है डी, तो यहां पर एक्स की यूनिट्स इक्वल हैं दोनों बंडल्स में, बट वाई की यूनिट्स ज्यादा हैं बंडल डी में। तो दैट मीन्स वो स्ट्रिक्टली प्रेफर करेगा बंडल डी टू बंडल ए। तो दैट मीन्स कि अगर मैं ऊपर की तरफ भी जा रहा हूं तो वहां भी मुझे ऐसा कोई भी बंडल नहीं मिल रहा है जो मुझे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा जितनी मुझे 3 1 से मिल रही थी। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? तो जितनी यूटिलिटी मुझे 3 1 पॉइंट देगा, ये 3 1 बंडल देगा, उतनी ही यूटिलिटी कोई और बंडल दे ही नहीं सकता। क्यों? अगर मैं यहाँ एक्स की यूनिट चेंज करूंगा, चाहे मैं उसे कम करूं या ज्यादा करूं, दोनों ही केसेस में मेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है। अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मैं इस बंडल को प्रेफर करने लगूंगा, अगर मैं कम करूंगा तो मैं वापस 3 1 बंडल को प्रेफर करने लगूंगा। और अगर मैंने इक्वल कर भी दिया तब मैं वाई कंपेयर करूंगा, और वाई जिसमें ज्यादा होगा, लेट्स से अगर यहाँ वाई 2 कर दिया जाए 3 एक्स को 3 रखने के बाद, तो मैं इस बंडल को प्रेफर करने लगूंगा। अगर मैं इसे 3 कर देता हूँ वाई की यूनिट्स एक्स सेम करने के बाद, तो मैं 3 को प्रेफर करने लगूंगा। दैट मीन्स 3 1 के अलावा कोई और बंडल सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस के केस में दे ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई स्पेस में जब लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस हैं तो हर पॉइंट अपने आप में एक डिफरेंट आईसी है। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में एक आईसी है, ये 3 1 अपने आप में एक आईसी है, ये 4 2 अपने आप में एक आईसी है। तो लेक्सिकोग्राफिक के केस में हर पॉइंट अपने आप में एक आईसी होता है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है वर्टिकल लाइंस, नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइंस, नहीं। डायगोनल लाइंस, नहीं। तो अब इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिक के केस में जो आईसीज होते हैं वो एक पॉइंट होता है, उसकी शेप एक पॉइंट की तरह है। तो लेट्स से कि आप डीएससी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे और ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस, और डीएससी ने आपको आपके लिए डिफाइन भी किया। तो अब आप ये तभी कर पाते वहां पर जब आप डेफिनेशन केयरफुली रीड करोगे, उसे समझोगे और उसको अप्लाई करने के लिए अटेम्प्ट करोगे, ये तभी हो पाएगा। तो और ये आपको एक हैबिट घर से बनानी पड़ेगी। जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर, कोई पास्ट ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करो डीएससी का, तो कभी उसका सोल्यूशन नहीं देखना अगर आपको उसके बारे में नहीं पता। तो अगर उसकी डेफिनेशन डीएससी ने इंट्रोड्यूस करी है आपके लिए, तो उसको पहले खुद अप्लाई करने की कोशिश करो, उसको समझो, तभी आपकी वो हैबिट घर से बनेगी और आप वो सेम हैबिट एग्जाम तक ले जा पाओगे और वहां पे जाकर एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप नए क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां पर। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपको घर से किए हुए क्वेश्चन सारे मिल जाए। कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन हो पास्ट ईयर्स के, बट हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो या कुछ बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया हो। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपने घर पर प्रैक्टिस करी होगी, आपने ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपनी डेवलप कर रखी होगी। तो अब चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स से डीएससी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आते जरूर हैं। तो हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं। तो आउट ऑफ 40 या 50 क्वेश्चंस अगर 4 to 5 क्वेश्चंस मैक्रो के हो तो ये ज्यादा नहीं है, बट आप इसे फिर भी छोड़ नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें आईएसएलएम। आईएसएलएम पहले आया करता था, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन हो सकता है इस बार फिर से आ जाए। सोलो मॉडल के क्वेश्चन लास्ट 4 to 5 ईयर से कॉन्टिन्यूसली आते जा रहे हैं। तो हर साल एक ही सिनेरियो पर बेस्ड 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं सोलो मॉडल के, जो आपको सॉल्व करने होते हैं। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं
जो आप डायरेक्टली बस आप क्वेश्चन रीड करोगे और उसका आंसर कर दोगे, वो आ सकते हैं। एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग के ऊपर हो सकते हैं, कुछ ओपन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, कभी रैंडम वॉक मॉडल से रिलेटेड, कभी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस से लेकर, तो कभी मंडल फ्लेमिंग मॉडल से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ई रिसोर्स मेरे को नहीं मिला जो मतलब डायरेक्टली डीएससी से रिलेटेड हो। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सॉल्व नहीं, उनको डायरेक्टली उनका आंसर पता होने के लिए जो आप बुक रेफर कर सकते हो वो है डॉनबुश और ब्लैंचार्ड। इनके आप सारे चैप्टर्स आपके लिए रीड करना बहुत जरूरी है। आप इसे रीड करोगे तो ये सिर्फ आपको डीएससी में नहीं बाकी एग्जाम्स में भी काम आएगा, लाइक आईएसआई, जेएनयू, आईजी आइडिया, इनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो आप वो रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जनरली कोई कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखना चाह रहे हो, आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा, तो आप खान एकेडमी की मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज देख सकते हो। वहां आपको कुछ जनरल कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देंगे जो डीएससी में आते हैं, बट स्टिल अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, एक एक ओवरव्यू लेना चाहते हो, तो खान एकेडमी की वीडियोस आप देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और अभी मैं आपको एक 2016 का एक डेंजरस सा दिखने वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो एक 2016 डीएससी का एक काफी बड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो आप इसे पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो। और इवन इफ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको लगता है नहीं भी आती है, तो भी एक बार मेरे कहने पर एक बार ये वाला क्वेश्चन रीड करो। आई कैन टेल यू कि ये हो जाएगा आपसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ इसमें क्या है। टू सिंगल मेंबर्ड हाउस होल्ड हैं, सीधा लेते हैं, टू हाउस होल्ड हैं, दोनों के पास 1 एकड़ ऑफ लैंड और 1 यूनिट ऑफ लेबर है, बट इनमें से एक हाउस होल्ड रिच है और एक पुअर है, और वो डिफरेंस आ रहा है उनकी कैपिटल होल्डिंग की वजह से। के आर इज कैपिटल विद द रिच हाउस होल्ड और केपी इज कैपिटल विद द पुअर हाउस होल्ड। तो रिच हाउस होल्ड के पास कैपिटल है बिटवीन 2 and 4, और पुअर हाउस होल्ड के पास कैपिटल है बिटवीन 0 and 1। दो टेक्नोलॉजीज दी है हमारे पास। तो वाई टी इक्वल टू एन टी एल टी, एन टी है, एन है लैंड, एल है लेबर और के है कैपिटल। दूसरी टेक्नोलॉजी में एन टी एल टी टू द पावर हाफ, टी यहाँ पे टाइम के लिए है, और डिफरेंस है टेक्नोलॉजी ए और टेक्नोलॉजी बी में के की पावर्स का। टेक्नोलॉजी ए में के की पावर 2 है यानी के स्क्वायर, और टेक्नोलॉजी बी में अंडर रूट के यानी के की पावर हाफ है। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें कि गिवन देयर इनिशियल फैक्टर एंडाउमेंट्स, यानी लैंड और लेबर की बात हो रही है, जो दोनों के पास एक एक यूनिट है, और कैपिटल जो रिच हाउस होल्ड के पास है बिटवीन 2 and 4 और पुअर के पास है बिटवीन 0 and 1। द टेक्नोलॉजी चॉइसेस ऑफ द रिच हाउस होल्ड एंड पुअर हाउस होल्ड रिस्पेक्टिवली आर एज फॉलोज। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा हाउस होल्ड कौन सी टेक्नोलॉजी ऑप्ट करेगा। ऑप्शंस हैं कि रिच हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी ए ऑप्ट करे और पुअर हाउस होल्ड चूज करे टेक्नोलॉजी बी, और सिमिलरली इसके अलग अलग वेरिएंट्स इसने ऑप्शंस में दे दिए हैं। या तो दोनों टेक्नोलॉजी ए चूज करेंगे या दोनों टेक्नोलॉजी बी चूज करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस है आपके पास। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप ये सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको याद होगा पुअर हाउस होल्ड की कैपिटल है बिटवीन 0 and 1, रिच हाउस होल्ड की है बिटवीन 2 and 4, टेक्नोलॉजी ए में के स्क्वायर लगा हुआ है और टेक्नोलॉजी बी में अंडर रूट के लगा हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पुअर हाउस होल्ड के लिए। तो उसकी कैपिटल है बिटवीन 0 and 1। तो लेट से मैं ले रहा हूँ, लेट से उसकी कैपिटल है 0.5। तो 0.5 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपको मिल रहा है 0.25, जो कि 0.5 से छोटा है। दैट मीन्स अगर पुअर हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है स्क्वायर वाली यानी टेक्नोलॉजी ए, तो उस केस में उसकी कैपिटल उल्टा कम हो जाएगी और फाइनल कैपिटल नहीं, उसकी इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाई इक्वल टू की फॉर्म में है, तो इसकी इनकम कम हो जाएगी। और सपोज कि ये ले रहा है अगेन 0.5 की, अगर इसके पास कैपिटल है और वो अंडर रूट वाला टेक्नोलॉजी ले रहा है, तो ये आ जाती है 0.707, यानी बढ़ जाएगी इसकी इनकम। तो अंडर रूट वाली टेक्नोलॉजी ऑप्ट करना पुअर हाउस होल्ड के लिए बेटर है। तो दैट मीन्स पुअर हाउस होल्ड तो चूज करने वाला है टेक्नोलॉजी बी।
अब बात करते हैं रिच हाउस होल्ड की। रिच हाउस होल्ड के पास कैपिटल है बिटवीन 2 और 4, तो लेट्स से 3। 3 का अगर आप अंडर रूट करते हो तो वो कम हो जाएगा 1.732, तो वो ऐसा नहीं करना चाहेगा। और अगर अगेन वो टेक्नोलॉजी लेता है स्क्वायर वाली, तो ये बढ़कर हो जाएगी उसकी इनकम 9। तो रिच हाउस होल्ड ऑप्ट करेगा टेक्नोलॉजी ए, जिसमें के स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि बिटवीन 0 और 1 के जो नंबर्स होते हैं वो अंडर रूट करने पर इंक्रीज हो जाते हैं और स्क्वायर करने पर डिक्रीज हो जाते हैं। और 1 से बड़े नंबर्स के लिए अगर आप स्क्वायर रूट करो तो वो छोटे हो जाएंगे और स्क्वायर करने पर वो बड़े हो जाते हैं। दैट्स इट, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था। तो रिच हाउस होल्ड चूज करेगा टेक्नोलॉजी ए और पुअर हाउस होल्ड चूज करेगा टेक्नोलॉजी बी, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। हाउसहोल्ड रिच आर चूजेस टेक्नोलॉजी ए एंड हाउसहोल्ड पी चूजेस बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 13। इन द शॉर्ट रन एवरेज कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पाथ। इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 12 का एक यूज होने वाला है। मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं कि बिना सॉल्व करे सिर्फ ऑप्शंस देख के आप कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप ये चारों ऑप्शंस देखो तो चारों में ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, तो इसकी तरफ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर देखते हैं, यहाँ 1/4 सब में सेम है, तो इसे भी छोड़ो। अब यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर है KR⁻½ KP स्क्वायर। अगर इस कुछ याद आए आपसे, आपको अगर याद आ रहा है पिछले क्वेश्चन में रिच हाउस होल्ड ने चूज करी थी टेक्नोलॉजी स्क्वायर वाली और पुअर हाउस होल्ड ने चूज करी थी टेक्नोलॉजी अंडर रूट वाली। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है इनमें से वो कौन सा है। यहाँ पर है रिच के लिए अंडर रूट लगा हुआ है, ये नहीं है। यहाँ पे रिच के लिए स्क्वायर है लेकिन पुअर के लिए भी स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी नहीं है। यहाँ पर रिच के लिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है और पुअर के लिए भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी देखो, रिच के लिए स्क्वायर लगा हुआ है और पुअर के लिए अंडर रूट लगा हुआ है, दोनों चीजें मैच हो गई, तो यही है हमारा आंसर। तो सिर्फ आपको ये इतना डेंजरस लग रहा था ये क्वेश्चन और इसके ऑप्शन देख के, अगर आपको इसको सॉल्व करने बैठते तो पता नहीं है कितनी देर में आप इन ऑप्शंस तक पहुंचते, या हो सकता है आप पहुंचते भी नहीं। तो ऐसे में एक जरूरी टिप मैं आपको दे दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अक्सर इतने बड़े बड़े ये डीएससी में आते हैं, बट डरना नहीं है। आप कितनी बार सिर्फ या फिर एक डिफ्रेंसिएशन करके, मतलब क्वेश्चन में से सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइन में आपका आंसर छुपा होता है, या आप कभी कभी डायरेक्टली ऑप्शन से भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टिप है कि डरना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है और क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट जो कि है स्टैटिस्टिक्स, और साथ में इकोनोमेट्रिक्स हमारा फोर्थ सब्जेक्ट। इनसे हमेशा स्टैटिस्टिक्स से तो हमेशा डीएससी में क्वेश्चंस आते ही हैं। इकोनोमेट्रिक्स में कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें या तो बिल्कुल नहीं आते या फिर एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं, बट कभी कभी कुछ ऐसे पेपर्स भी आ चुके हैं जैसे डीएससी 2016, जिसमें एक साथ 15 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे इकोनोमेट्रिक्स के। तो आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये पता होते हुए भी कभी कभी नहीं आता। बट क्योंकि अगर जिस जिस पेपर में आ गया, जहां पे ये लीस्ट एक्सपेक्टेड था, उसमें ये सबसे ज्यादा भी आ गया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो आपको पूरी पूरी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बाइनोमियल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो आपको ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझनी है, इनके इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक बेस रूल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हर साल आता है, ये आपको करना ही करना है। इसके लिए आप रेफर कर सकते हो, ये मेरी ही यूट्यूब वीडियो है जिसमें मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे। पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया है
और उसके बाद मैंने 2 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, आईएसआई के भी और डीएससी के भी, तो आप ये रेफर कर सकते हो। इसके अलावा आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सीडीएफ के, ये क्वेश्चन भी आता रहा है, 2 बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है डीएससी के एग्जाम में, प्रॉपर्टीज ऑफ सीडीएफ। और पूरी स्टैटिस्टिक्स का एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पूरा कोर्स अवेलेबल है, प्रोफेसर जोसेफ ब्लिस्टीन का। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अपना कोर्स है, स्टैट 110 के नाम से। तो यहाँ पूरी एक लेक्चर सीरीज है, बेसिक काउंटिंग से लेकर एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस, थोड़ा लेवल हाई है, लेकिन एंट्रेंस के लिए ये ठीक है, आप इन्हें रेफर जरूर कर सकते हो। काफी इंट्यूटिव वीडियोस हैं, आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और कुछ अच्छे प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रखे हैं इसमें, जैसे बर्थडे प्रॉब्लम और मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, सिम्पसन पैराडॉक्स। तो ये सारी चीजें आप इस लेक्चर सीरीज में पढ़ सकते हो। इसका लिंक मैंने पीपीटी में डाला हुआ है। तो यहाँ बात होगी स्टैटिस्टिक्स की। अब मैं बात करता हूँ इकोनोमेट्रिक्स की। इकोनोमेट्रिक्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है इंपॉर्टेंट, बट सिंपल है। बात यह है कि गुजराती जो अंडरग्रेड की जो रेफरेंस बुक है, वहां आप यूज करते हो इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स बाय डीएन गुजराती। मैं बात कर रहा हूँ बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय डीएन गुजराती। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों बुक्स में, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स और थोड़ा डिटेल्स आपको बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में मिलती है। तो इस बुक के चैप्टर 2 से लेकर, जो कि है लीनियर रिग्रेशन का, उससे लेकर चैप्टर 13 स्पेसिफिकेशन बायस, तो अलग अलग एडिशन में ये चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए ये बता दिया। लीनियर रिग्रेशन से लेकर स्पेसिफिकेशन बायस तक जितने भी टॉपिक्स हैं गुजराती के, वो आपको गुजराती लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डीएससी 2016 के पेपर में जो 15 से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे इकोनोमेट्रिक्स के, वो गुजराती के अलग अलग चैप्टर्स से अलग अलग लाइंस में से क्वेश्चंस बने हुए थे। तो आपके लिए वो रेफर करना अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ वो वाला पेपर। ये रहा डीएससी 2016 का पेपर। इसमें 40 क्वेश्चंस थे, पैटर्न चेंज हुआ था उस साल। तो क्वेश्चन नंबर 37 इकोनोमेट्रिक्स का है। यहाँ देखो आप, आर स्क्वायर पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एरर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये रही ओएलएस रिग्रेशन। 35 फिर से इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है, आर स्क्वायर्ड, सैंपल वेरिएंस, रिग्रेशन दे रखी है आपको। 34 ऑटो कोरिलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। 33 काफी बड़ा सा क्वेश्चन है ये, इंटरप्रिटेशन, मल्टी कोलिनैरिटी, पेयर वाइज कोरिलेशन, इन चीजों पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। 32 फिर से इकोनोमेट्रिक्स। 31 ये एक फेवरेट टॉपिक है डीएससी का, डमी वेरिएबल्स। ये तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, डमी वेरिएबल्स आता है पेपर में। अगर इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो डमी वेरिएबल्स के चांसेस बहुत हाई है। 30 अगेन इकोनोमेट्रिक्स। 29 ये भी ये इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है। 28 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। 27 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। 26 इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पेपर में स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से आए थे। तो आप कुछ भी चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 13 तक नहीं छोड़ सकते। तो इकोनोमेट्रिक्स के लिए तो आपको बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय दामोदर गुजराती ही रेफर करनी है। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप जो अंडरग्रेड की जो बुक है डीयू की रेफरेंस बुक, जेएल डेवोर, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए अच्छी है। उसके अलावा वो एक और बुक रेफर करते हैं जो कि है जॉन ई फ्रेंड, तो आप वो रेफर कर सकते हो, बट मुझे डीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी रेलेवेंट लगती नहीं है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवोर से खत्म करने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ब्लिस्टीन से, क्योंकि मैंने ब्लिस्टीन से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं डीएससी और आईएसआई के एग्जाम्स में। और उससे भी एक हायर लेवल की बुक है, वो है डिग्रूट। तो डिग्रूट
तक शायद आपको पहुंचने की जरूरत ना पड़े, बट अगर आपने क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं ब्लिस्टीन से, डेवोर से, तो आप डिग्रूट की तरफ जाना, वरना आप मेन रखो डेवोर कॉन्सेप्ट के लिए, और ब्लिस्टीन अगर वहाँ कुछ कंसेप्चुअल अनक्लैरिटी है तो आप क्लैरिटी के लिए ब्लिस्टीन यूज कर सकते हो। ये वही प्रोफेसर है जिनके ये लेक्चर्स हैं, उन्हीं की अपनी बुक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बुक, जोसेफ ब्लिस्टीन। तो आप ये दोनों बुक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए रेफर कर सकते हो, और ये एनएफ होगा। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको पास्ट ईयर प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो मैं अब एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। 2010 का डीएससी एंट्रेंस एग्जाम का एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि सपोज अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज -2, 0, 1 एंड 4, और इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है 0.4, 0.1, 0.3 और 0.2। क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इनमें से मीडियन क्या है। ऑप्शंस हैं, द यूनिक मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, यूनिक मीडियन इज 0, यूनिक मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और लास्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन एज मल्टीपल मीडियंस। तो ये आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली डीएससी में। ये रहा क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे सारी एक्स की वैल्यूज और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज लिख दी हैं। तो मैं अब आपके लिए पहले मीडियन डिफाइन कर देता हूँ। तो अगर m को मैं मीडियन कह रहा हूँ किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। एक, प्रोबेबिलिटी दैट x इज मोर देन इक्वल टू m, ये होनी चाहिए मोर देन इक्वल टू 0.5, एंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू m, यानी मीडियन, वो भी होनी चाहिए मोर देन इक्वल टू 0.5। ये मीडियन की फॉर्मल और एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कह देते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले नंबर को मीडियन कहते हैं। बट फॉर्मल डेफिनेशन यही है, और दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई एक नहीं। तो चेक करते हैं, पहले मैं -2 को चेक कर लेता हूँ कि ये मीडियन है कि नहीं है। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू -2, क्या ये 0.5 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में -2 से कोई छोटा नंबर है ही नहीं, दैट मीन्स ये चीज इक्वल हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2 की, और इससे नीचे कोई नंबर नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, जो कि 0.5 से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स -2 इज नॉट इक्वल टू m, ये मीडियन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज मोर देन इक्वल टू 4, ये आ जाएगा, क्योंकि 4 से बड़ा और कोई नंबर है ही नहीं इस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू 4, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2 के, और ये भी 0.5 से बड़ा नहीं है। तो 4 भी मीडियन नहीं हो सकता। इन दोनों ने ही पहली ही कंडीशन, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो मुझे दूसरी कंडीशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मीडियन होने के लिए दोनों कंडीशन जरूरी है, कोई एक नहीं। ओके, तो मैं प्रूव कर चुका हूं कि 2 मीडियन नहीं है, 4 भी मीडियन नहीं है। अब चेक करते हैं 0 को। तो पहली कंडीशन, प्रोबेबिलिटी दैट x इज मोर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4, ये इक्वल आ जाएगा 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.2 के, जो कि आ रहा है 0.6 के इक्वल, जो कि 0.5 से ज्यादा है। अब चेक करते हैं दूसरी कंडीशन, पहली तो इसने सेटिस्फाई कर दी। प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 या 0 से कम, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, और 0 से छोटा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में है -2, तो प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू -2, दोनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है 0.1 प्लस 0.4, जो कि इक्वल है 0.5 के, विच इज क्लियरली मोर देन और इक्वल टू 0.5।
तो जीरो ने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं, दैट मीन्स जीरो इज अ मीडियन। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन यूनिक होता है, बट ऐसा नहीं है। ये आपकी प्रिजम्पशन में अभी चेंज करने वाला हूं। अब मैं वन को चेक करता हूं, तो जीरो मीडियन है। अब वन चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए पहली कंडीशन, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज मोर देन इक्वल टू वन, यानी वन या वन से ज्यादा। तो ये आ जाएगा इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 4, जो इक्वल है 0.3 प्लस 0.2 which is equal to 0.5 which is clearly more than or equal to 0.5। तो कंडीशन वन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल लेस देन इक्वल टू वन। तो वन या वन से कम के लिए नंबर्स हैं हमारे पास x इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू -2, जो कि आ रहा है 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.8, जो कि क्लियरली मोर देन इक्वल टू 0.5 है। तो वन भी एक मीडियन है क्योंकि इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। इसके अलावा तो हमने ये प्रूव कर दिया जीरो एक मीडियन है, वन भी एक मीडियन है, एंड इनफैक्ट जीरो और वन के बीच में कोई भी आप नंबर ले लो, 0.5, 0.6, ये सारे नंबर भी मीडियन होंगे अगर आप इसको चेक करोगे। इन दोनों के बीच में कोई भी आप नंबर लो, इनके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इनके नीचे भी प्रोबेबिलिटी का सम 0.5 है। तो 0, 1 एंड एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ये सब मीडियन है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यूनिक तो है ही नहीं यहाँ पर। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज मल्टीपल मीडियंस, और वो मीडियंस हैं ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टैटिस्टिक्स की मैंने बात कर ली आपके साथ। अब मैं बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएससी का, जो कि है गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी को काफी लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डाल के चलते हैं, बट मैं इसे अलग लेके चल रहा हूं। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं कुर्नो और बर्ट्रैंड मॉडल, इसके क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ एक स्टैकलबर्ग मॉडल का क्वेश्चन आता है, जो बहुत बार रिपीट हो चुका है। कोई सेपरेट सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं आता, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है स्टैकलबर्ग का, वो आप देख सकते हो बहुत सालों से रिपीट हो रहा है। इसके अलावा सॉल्व करने के लिए कुर्नो और बर्ट्रैंड मॉडल के क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक है सेकंड प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन, ये उन्हें पता होगा जिन्होंने गेम थ्योरी एज एन ऑप्शनल लिया है अंडर ग्रेड में, वरना नहीं पता होगा। मैं अभी आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक लोकेशन गेम्स या हॉटलिंग मॉडल जिसे कहते हैं, जिसमें एक बीच है, दो आइसक्रीम सेलर्स हैं, उनको अपनी लोकेशन बतानी सेट करनी होती है कि वो आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हो, सच दैट कि उनको पोजीशन ना चेंज ना करनी पड़े, वो उनका बेस्ट रिस्पॉन्स हो। तो नैश इक्विलिब्रियम लोकेशन आपको बतानी होती है उस क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसको रेफर करने के लिए एक यूट्यूब पे गेम थ्योरी 101 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं और काफी कुछ उन्होंने अच्छे से कवर कर रखा है, और डीएससी के लिए वो बहुत ही रेलेवेंट है। ये आ गए। तो विलियम स्पेनियल का चैनल है ये, इन्होंने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, एग्जांपल्स लेते हुए सारे रखे हुए अपनी इस सीरीज में, तो आप ये रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था गेम थ्योरी के एक फेमस ऑथर है, उनके जो अपने ट्यूटोरियल्स हैं उसके अंदर गेम थ्योरी के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और बुक्स के लिए आप इन्हीं की बुक, प्रोफेसर ऑसबॉर्न की बुक एन इंट्रोडक्शन टू गेम थ्योरी, वो रेफर कर सकते हो। ये इसके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, आप सर्च, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें सर्च करना कुर्नो मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, सेकंड प्राइस सील्ड बिड ऑप्शन, ये सब आपको सेपरेटली, आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ऑब्वियसली नहीं भी खत्म भी नहीं कर पाओगे। ये डीएससी के कोर्स में है, और एक तो पूरा एक कोर्स डेडिकेटेड है इस बुक के लिए।
तो फिलहाल आपको अंडरग्रेड के लिए, अंडरग्रेड में जब आप एंट्रेंस की प्रेपरेशन कर रहे होगे तो आपको सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स रेफर करने हैं इस बुक के। इसके अलावा जो आपकी अंडरग्रेड की बुक है निकोलसन एंड स्नाइडर, उसमें ये गेम थ्योरी का कुछ टॉपिक्स अच्छे से गिवन है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, जो कि बेस्ड है सेकंड प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन का। ये क्वेश्चन है 2017 डीएससी एंट्रेंस का। तो ये वाला ऑक्शन जो आप फिल्मों में ऑक्शन देखते हो उससे काफी डिफरेंट है। फिल्मों वाले ऑक्शन में वो उसे हम कहते हैं आउट क्राई ऑप्शन, जिसमें लोग अपनी बिड्स चिल्ला चिल्ला के बता रहे होते हैं, ये वो नहीं है। सील्ड बिड ऑक्शन होता है कि आप अपनी बिड्स एक सील्ड एनवलप में डाल के उसको सील करने के बाद उसको सबमिट कर देते हो, और अगर आपकी बिड हाईएस्ट हुई तो आप जीत जाओगे। इसमें सेकंड प्राइज का क्या सेंस है? सेकंड प्राइज सील्ड बिड ऑप्शन का मतलब है जीतेगा वही जिसने हाईएस्ट बिड सबमिट करी है, बट जब उसको पेमेंट करनी है वो है उसको सेकंड हाईएस्ट बिड पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 बिडर्स हैं, B1 B2, ये उनकी बिड्स हैं इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 की, और सपोज B1 मोर देन निकला B2 के, तो इंडिविजुअल 1 वन दी ऑक्शन, बट जब पे करना होगा तो वो पे करेगा B2 यानी सेकंड हाईएस्ट बिड। तो उसे अपनी बिड नहीं पे करनी है, उसे सेकंड हाईएस्ट बिड पे करनी है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल सेकंड प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन। तो यहां पर वो ऑक्शन डिफाइन कर दिए मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब इसके अलावा इन दोनों इंडिविजुअल्स की वैल्यूएशन है कि वो इस गुड को कितना वैल्यू करते हैं। यहाँ बात हो रही है ताजमहल की, तो ताजमहल की वैल्यूएशन इंडिविजुअल 1 के लिए है V1, इंडिविजुअल 2 के लिए वैल्यूएशन है V2। तो जब ये पे करेंगे, अब इनकी अगर इंडिविजुअल 1 जीतता है तो उसकी वैल्यूएशन है V1, वो पे करेगा B2, तो ये उसका फाइनल पे ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर इंडिविजुअल 2 जीतता है यानी उसकी बिड हाईएस्ट है, तो उसकी खुद की वैल्यूएशन है V2, उसको पे करना पड़ेगा सेकंड हाईएस्ट बिड जो कि उस केस में हो जाएगी B1, तो ये उसका खुद का पे ऑफ हो जाएगा। और अगर वो नहीं जीतता, अगर इंडिविजुअल नहीं जीतता तो उसको पे ऑफ मिलेगा 0। तो दैट्स व्हाट वी कॉल सेकंड प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन का ये गेम है। तो फाइनल क्वेश्चन है आपके पास, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर पे ऑफ बिडर आई मस्ट बिड। तो ये एक सिमेट्रिक गेम है, दोनों ही इंडिविजुअल्स को एक दूसरे की वैल्यूएशन नहीं पता, दोनों को एक दूसरे की बिड नहीं पता। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं इंडिविजुअल 1 की बात करता हूं आपके साथ। तो इंडिविजुअल 1 जिस जो उसकी पे ऑफ है वो है V1 माइनस B2, अगर उसकी बिड ज्यादा है B2 से, इंडिविजुअल 2 से, और अगर उसकी बिड कम हुई तब उसको पे ऑफ मिलेगा 0। तब मुझे ये बताना है कि वो अपनी पे ऑफ मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है। तो क्लियरली इस इंडिविजुअल की जो वैल्यूएशन है, जो इसकी पे ऑफ है, वो डिपेंड करती है दूसरे इंडिविजुअल की बिड के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे 3 केसेस ले लिए। फर्स्ट केस है अगर इंडिविजुअल 1 की वैल्यूएशन इंडिविजुअल 2 की बिड से भी छोटी है, तब उस केस में क्या होगा? तो क्या उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर उसने बिड कर दिया B1 मोर देन B2 जीतने के लिए, तब उस केस में क्या होगा? अगर वो जीत गया तो उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, तो जीतने पर इंडिविजुअल 1 को पे ऑफ मिलेगा V1 माइनस B2, बट हमें पता है इस केस में B2 ज्यादा है V1 से, तो उसको एक नेगेटिव पे ऑफ मिलेगा। तो इस केस में जहां पर इंडिविजुअल 2 की बिड इंडिविजुअल 1 के वैल्यूएशन से ज्यादा है, उसे जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जीतने की कोशिश करेगा तो उसको नेगेटिव पे ऑफ मिलेगा। तो इससे बेटर है वो हार जाए और उसको 0 पे ऑफ मिले। तो जब हारना ही है तो उसे बिड करना पड़ेगा अपना B1 लेस देन B2। तो हाउ अबाउट V1 B1 इक्वल टू V1, ये भी एक फिजिबल है केस है इस केस के अंदर। तो जब उसे बिड करना ही है
इंडिविजुअल 2 से कम, तो हाउ अबाउट बिडिंग योर ऑन वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये भी एक फिजिबल ऑप्शन है। केस 2 की बात करते हैं, जब दूसरे इंडिविजुअल की बिड हमारा इंडिविजुअल 1 के वैल्यूएशन के इक्वल है। अब अगर वो जीतने की कोशिश करता है, तो B1 मोर देन B2, तब उसकी पे ऑफ होगी V1 माइनस B2, और इस केस में दोनों इक्वल है, B2 इक्वल टू V1, तो उसे मिलेगा 0। तो अब इस केस में वो कुछ भी बिड करे, चाहे वो B2 से ज्यादा बिड करे, चाहे वो B2 से कम बिड करे, ज्यादा बिड करेगा जीत जाएगा तो भी 0 मिल रहा है, कम बिड करेगा B2 से हार जाएगा तो भी 0 मिलेगा। तो इस केस में भी हाउ अबाउट बिडिंग योर ऑन वैल्यूएशन, यहां पर भी फिजिबल है। थर्ड केस की बात करते हैं, B2 लेस देन V1, तो अगर इंडिविजुअल 2 की बिड इंडिविजुअल 1 के वैल्यूएशन से कम है, यहां अगर वो जीतने की कोशिश करेगा, B1 मोर देन B2 अगर वो करता है, तो उसे पे कर उसका पे ऑफ होगा V1 माइनस B2। यहां पर वैल्यूएशन ज्यादा है दूसरे इंडिविजुअल की बिड से, तो ये कुछ पॉजिटिव पे ऑफ मिलेगा उसे। बट अगेन वो यहाँ पर कुछ भी B2 से ज्यादा बिड करके जीत सकता है, और V1 भी B2 से ज्यादा ही है, तो हाउ अबाउट कि वो बिड कर दे V1 ही। तो तीनों ही केसेस में बिडिंग योर ओन वैल्यूएशन एक वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, और इससे इस इंडिविजुअल की यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज हो रही है। तो जब आप सेकंड प्राइस सील्ड बिड ऑप्शन स्टडी करोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और क्लियरली। तो सेकंड प्राइस सील्ड बिड ऑप्शन में आपकी एक वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज टू बिड योर ओन वैल्यूएशन। इसका एक प्रॉपर प्रूफ होता है। अभी मैंने आपको सिर्फ केसेस लेके समझाया है और काफी एक ओवरव्यू दिया है, बट इसका एक प्रॉपर प्रूफ है। तो बट इसका क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो आप याद भी रख सकते हो। अगर आपको एक केस क्लियरली समझ में आ गया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सेकंड प्राइस सील्ड बिड ऑप्शन की ही बात हो रही है और आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप ये ऑप्शन मार्क कर सकते हो जहां पे जो ऑप्शन होगा बिडिंग योर ऑन वैल्यूएशन। अब मैं जा रहा हूं मैथमेटिक्स की तरफ। तो मैथमेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीएससी के एंट्रेंस एग्जाम का। तो करंटली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं लीनियर अलजेब्रा के। लीनियर अलजेब्रा में लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस, रैंक, स्पैन, इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनको रेफर करने के लिए आप देख सकते हो प्रोफेसर गिलबर्ट स्ट्रैंग के लेक्चर्स। एमआईटी के प्रोफेसर हैं ये, इनके प्रॉपर लेक्चर सीरीज अवेलेबल है यूट्यूब पर, पूरा कोर्स इन्होंने अपना डाला हुआ है। तो यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ट्रांसपोज स्पेसेस, नल स्पेस, कॉलम स्पेस। और जिसने अंडरग्रेड में ऑप्शनल में लीनियर अलजेब्रा लिया उसे आपसे ज्यादा आता होगा, अगर आपने नहीं लिया है तो ऐसे में आपके लिए बेटर है कि आप इस कोर्स के फर्स्ट 10 लेक्चर्स देख लेना। अगेन इसका लिंक मैंने पीपीटी में डाला हुआ है, अभी मैंने आपको उसे ओपन करके दिखाया। तो इसके अलावा आप के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं क्वाज़ाई या कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। यानी क्वाज़ाई कॉन्केविटी, क्वाज़ाई कॉन्वेक्सिटी, कनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी, इसकी डेफिनेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज। डेफिनेशंस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इवन इन 2 वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। जनरली हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो आपको 2 वेरिएबल्स के साथ भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। बेसिक रियल एनालिसिस आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लिया है तो। उसके अंदर मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनकी डेफिनेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पर। तो इस मैथमेटिक्स पार्ट के लिए जो आपको बुक्स रेफर करनी है वो एक तो अंडरग्रेड की रेफरेंस बुक है, सिट सेटर एंड हेमंड। चियांग एक बड़ा अच्छा रेफरेंस बुक है इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए।
रियल एनालिसिस पार्ट के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है अ फर्स्ट कोर्स इन ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी बाय रंगाराजन के सुंदरम। इसका सिर्फ चैप्टर 1 आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सिर्फ डीएससी में ही नहीं, आईएसआई में भी आपको इससे हेल्प मिल सकती है। मैंने आपको जो बताया था, फेमस ऑथर है गेम थ्योरी के ऑसबॉर्न, उन्होंने अपने मैथमेटिक्स के भी ट्यूटोरियल्स डाले हुए, तो इसमें भी आपको मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ मिल जाएंगे। अब एक एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन आपको मैं 2018 का सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अगेन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है और कॉनकेव है। वट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स करेक्ट। ऑप्शन 1 है मॉड ऑफ एफ भी कॉनकेव होगा, ऑप्शन 2 है माइनस एफ मस्ट बी कॉनकेव, थर्ड है एफ प्लस एफ मस्ट बी कॉनकेव, और फोर्थ है एफ ऑफ एफ मस्ट बी कॉनकेव। तो एक मैं आपको जो डायरेक्ट बता दूं, डायरेक्टली अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो, आपको थ्योरम्स पता हो, तो वो कितनी काम आती है। तो एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है कि सम ऑफ टू कॉनकेव फंक्शंस इज कॉनकेव। तो अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा ऑप्शन 3 को मार्क करते हुए। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, लेट्स से फंक्शन है मेरा माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा जो कि कॉनकेव है। तो अगर ऑप्शन 1 को मैं एलिमिनेट करना चाहूं तो मॉड ऑफ एफ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस मॉड एक्स, जो कि आ जाएगा मॉड एक्स, और मॉड एक्स का ग्राफ हो जाता है ऐसा, जो कि अब कॉन्वेक्स है। दैट मीन्स अगर f कॉनकेव है तो जरूरी नहीं है कि मॉड ऑफ f भी कॉनकेव हो। तो आपने ऐसे ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। इसी एग्जांपल से आप सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। माइनस मॉड एक्स है, इसके आगे माइनस लगाओगे मॉड एक्स रह जाएगा, पहले कॉनकेव था, माइनस लगाने के बाद कॉन्वेक्स हो गया। इनफैक्ट ये एक थ्योरम भी है कि अगर f कॉनकेव है तो माइनस एफ कॉन्वेक्स होता है। सिमिलरली अगर f कॉन्वेक्स है तो माइनस एफ कॉनकेव होता है। तो ऐसे ही आप फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। बट अगर आपको थ्योरम पता है तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब ब्रीफली मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से बता देता हूँ। जो मेन टॉपिक्स हैं, एक सोलो मॉडल, इसके आप 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। डमी वेरिएबल, आप इसके 1 या 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायनोमियल, यूनिफॉर्म और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ये नहीं आया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा थियोरेटिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मंडल फ्लेमिंग या ओपन इकोनॉमी या एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग में से आ सकता है, और मे बी ISLM आ जाए। काफी टाइम से नहीं आया लेकिन आ सकता है। कुर्नो और बर्ट्रैंड मॉडल, इनके आने के चांस बहुत हाई होते हैं। मैथमेटिक्स में से कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी या क्वाजाई कॉन्केविटी, क्वाजाई कॉन्वेक्सिटी में से क्वेश्चन आ सकता है। मे बी कोई सॉल्विंग का क्वेश्चन ना हो, बट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, और ये तो आएगा ही आएगा। 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे इसके जनरल इक्विलिब्रियम के। तो पेरेटो एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के साथ आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। आप सारे पार्टियर्स प्रॉब्लम्स आपको जनरल इक्विलिब्रियम के सॉल्व करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट टू क्रैक एनी एग्जाम। तो डीएससी के 2019 के पैटर्न के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चंस आएंगे, 2 आवर्स में करने हैं। दैट मीन्स 120 मिनट्स हैं आपके पास, 50 क्वेश्चंस हैं, तो अराउंड 2.5 मिनट्स मिलेंगे आपको, लगभग इससे कम ही है। तो 2.5 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स। तो अगर आप करेक्टली आंसर करते हो आपको मिलेगा +4, अगर आप आंसर नहीं करते हो आपको मिलेगा 0, और अगर आप गलत मार्क करके आते हो तो आपको मिलेगा -1। नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। मोड होगा ऑनलाइन, आपको सेंटर अलॉट करेगा DU।
और वहां पर आपको ऑनलाइन ही एग्जाम करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप 2 आवर्स में ये 50 क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी करोगे कैसे, क्योंकि आपको एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। तो ये मेरी पर्सनल 3 राउंड स्ट्रेटेजी है। तो राउंड 1 में मैं क्या करता हूँ, फटाफट पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक मैं अटेम्प्ट करता हूँ बिना किसी भी क्वेश्चन को सेकंड ट्राई दिए। मैं किसी क्वेश्चन के लिए अगर मैंने एक बार सॉल्व करके देखा नहीं हुआ, मैं अगले क्वेश्चन पर चला जाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये तो मुझे आना ही चाहिए, मेरा क्या होगा या कुछ नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 50th क्वेश्चन तक राउंड 1 में आपको फटाफट एक एक अटेम्प्ट देते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी एक क्वेश्चन पर रुक गए तो फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 50th क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करने के बाद राउंड 2 आता है। राउंड 2 में अब आपके जो जो क्वेश्चंस रह गए और आपको लगता है पोटेंशियली आप इस क्वेश्चन को बेटर अब कर सकते हो, तो आप पहले उसकी तरफ चले जाओ, लेकिन पहले ही राउंड में 2 बार मत करना किसी भी क्वेश्चन को। राउंड 2 की तरफ गए, अब आपने अपने बचे हुए क्वेश्चंस फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। अब उसमें जितने हो गए अच्छी बात है, नहीं हुए फिर से सबको एक एक अटेम्प्ट देते हुए आप चले गए। अब राउंड 3 के लिए शायद ही टाइम बचे, तो बहुत कम लोगों के पास राउंड 3 के लिए टाइम बचेगा। राउंड 3 में आप उस क्वेश्चन को थर्ड अटेम्प्ट दोगे जो आपको लगता है कि आपको वो कंसेप्ट आता है, क्योंकि जो कंसेप्ट आप पढ़कर ही नहीं गए उसके ऊपर तीसरा अटेम्प्ट डालना बेकार है। तो ये वो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लगता है कॉन्सेप्ट आपको आता है बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस पर आप थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हो। और फोर्थ राउंड का तो सवाल ही नहीं उठता। 3 राउंड्स मैक्स हैं, आपके 120 मिनट्स खत्म हो जाएंगे। और इसकी स्ट्रेटेजी का फायदा ये है कि आप पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लोगे, ऐसा कोई भी आपको बाद में ये नहीं लगेगा कि मुझे आगे वाले क्वेश्चंस आते थे पर मैं वहां पहुंच नहीं पाया। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे पर्सनली बहुत सही लगती है। तो अब कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं। पास्ट ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना अगर पास्ट ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करे आप जा रहे हो, दैट मीन्स आप फेल होने की तैयारी कर कर गए हो। पास्ट ईयर सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, और सिमिलर क्वेश्चंस आप डीएससी के नेक्स्ट ईयर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर भी सकते हो। तो सेम लगभग वही पैटर्न, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। और जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो कभी भी सॉल्यूशन को मत देखना, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी कभी डेवलप नहीं होंगी अगर आपने सॉल्यूशन पहले देख लिया। आपको लगेगा कि आपने सॉल्यूशन देखा और अब आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। डीएससी में आपको नए टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और उस केस में क्या होगा, तब आप वहां बैठकर 2 घंटे के अंदर वो नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वो थिंकिंग प्रोसेस, वो स्ट्रगल घर पर करा ही नहीं है कि वहां पर आपको वो फायदा पहुंचाए। तो किसी भी क्वेश्चन को घर में उसका सॉल्यूशन देखने से पहले एटलीस्ट 2 बार उसे खुद ट्राई करना है। वो थिंकिंग प्रोसेस आपको खुद चलाना पड़ेगा घर पर। तो थर्ड इज मोस्ट ऑब्वियस थिंग टू डू ड्यूरिंग एग्जाम इज टू चेक ऑप्शंस क्लेवरली। ये मैंने अभी आपको मैक्रो में भी दिखाया था। इतना बड़ा क्वेश्चन था वो, इतना डेंजरस सा दिखने वाला, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बट करना कुछ नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ ऑप्शंस को ध्यान से देखा तो वो पता चला कि वो मैथ्स का क्वेश्चन है, मैक्रो का तो है भी नहीं। तो सिर्फ वो इतने इक्वेशन, अपनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से डरा रहा था। तो डीएससी के बड़े क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट इज ऑलवेज पे अटेंशन टू द डिटेल्स। तो कभी कभी आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बट हो सकता है डीएससी ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तो अगर आप कुछ प्रिजम्पशंस लेकर गए, आपको लगा कि ये तो वही क्वेश्चन और आपने डायरेक्टली आंसर मार्क कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप जाओगे +4 लेने, निकलोगे -1 लेके। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, डेफिनेशन अच्छे से समझनी है, और फिर अप्लाई करना है। कुछ भी प्रिजम्पशन माइंड में लेकर मत चलना। तो दैट्स इट। इस पीपीटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर, और ये सारे लिंक्स इसके अंदर जो मैंने ई रिसोर्सेज के लिंक्स हैं वो सब एक्टिव है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और आपको वो सारी यूट्यूब की सीरीज आपको मिल जाएगी। वो सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक्स सब इस पीपीटी के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ इकोनोमेट्रिक्स पार्ट ऑफ डीएससी 2019। तो डीएससी 2019 में अराउंड 6 क्वेश्चन थे इकोनोमेट्रिक्स के, डिफरेंट वेरिएंट्स थे। इट वाज फ्रॉम बेसिक इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे, डमी वेरिएबल का क्वेश्चन था। तो वो सब क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और शेयर कर सकते हो आप ये वीडियोस उनके साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू।